नमस्कार, मैं सौरभ चंद्र, प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं शिक्षण संस्थान श्रीरामपुर चित्रकूट। आज की इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था खनिज, अयस्क और गैंग के बारे में। इसी के आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे धातु कर्म के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेटलर्जी। ठीक है, आइए धातु कर्म के बारे में पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अयस्क किन किन रूपों में पाए जाते हैं। तो अयस्क धातुओं के क्लोराइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट तथा कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। तो ज़्यादातर अयस्क धातुओं के क्लोराइड के रूप में हो सकते हैं, धातुओं के ऑक्साइड के रूप में हो सकते हैं, धातुओं के सल्फाइड के रूप में हो सकते हैं, धातुओं के सल्फेट के रूप में हो सकते हैं, या फिर धातुओं के कार्बोनेट के रूप में हो सकते हैं। अधिकांश अयस्कों में केवल एक ही धातु उपस्थित होती है। तो ज़्यादातर जितने भी अयस्क हैं उनमें एक ही धातु होती है। हालांकि कुछ अयस्क ऐसे भी हैं जिसमें एक से ज़्यादा धातुएं भी हो सकती हैं। कुछ प्रमुख अयस्क एवं उनसे निष्कर्षित किए जाने वाले धातु तालिका में प्रदर्शित किए गए हैं। नेक्स्ट टेबल में देखते हैं कुछ अयस्क हैं और उन अयस्कों से कौन कौन सी धातु निष्कर्षित की जाती है, इसके बारे में जानते हैं। जैसे ये आपके सामने टेबल दिखलाई पड़ रही है, तो इसमें लेफ़्ट साइड में पहला कॉलम उसमें लिखा हुआ है धातु, दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है अयस्क का नाम, तीसरे कॉलम में लिखा हुआ है अयस्क में बहुतायत में उपलब्ध यौगिक का रासायनिक सूत्र, और चौथे कॉलम में लिखा हुआ है अयस्क का रूप। अयस्क का रूप मतलब वो अयस्क किस रूप में है, कार्बोनेट के रूप में है, सल्फाइड के रूप में है, ऑक्साइड के रूप में है, सल्फेट के रूप में है। तो कुछ प्रमुख अयस्क हैं जो हमको जानने चाहिए, इम्पॉर्टेंट होते हैं, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इनमें से जो पहली धातु है, पहली धातु यहाँ पर लिखी हुई मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु का जो अयस्क है वो है मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो यानी कि जो अयस्क का रूप होगा वो होगा कार्बोनेट। ये मेटल का कार्बोनेट है। ठीक है, दूसरी धातु है जिंक। जिंक धातु के जो अयस्क होता है उसका नाम होता है कैलेमाइन। इसका रासायनिक सूत्र होता है ZnCO3, यानी कि जिंक कार्बोनेट। तो ये भी एक तरह का कार्बोनेट अयस्क है। इसके बाद नेक्स्ट धातु है लेड। लेड, इस धातु के अयस्क का नाम है गैलेना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि गैलेना किस धातु का अयस्क है। तो गैलेना लेड धातु का अयस्क होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है PbS, यानी कि लेड सल्फाइड। तो ये किस तरह का अयस्क हुआ, ये एक तरह का सल्फाइड अयस्क हुआ। इसके बाद नेक्स्ट जो मेटल है वो है कॉपर। कॉपर के अयस्क का नाम है कॉपर ग्लांस। इसका सूत्र होता है Cu2S, यानी कि क्यूप्रस सल्फाइड। और ये किस तरह का अयस्क हुआ, ये एक तरह का सल्फाइड अयस्क हुआ। इसके बाद नेक्स्ट मेटल है आयरन। आयरन का जो प्रमुख अयस्क है उसका नाम होता है हेमेटाइट। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Fe2O3, यानी कि फेरिक ऑक्साइड। तो ये एक तरह का कैसा अयस्क हुआ, ऑक्साइड अयस्क हुआ। इसके बाद नेक्स्ट मेटल है एल्यूमिनियम। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेटल है। इसका अयस्क बॉक्साइट, बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क होता है। तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम धातु का अयस्क होता है। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है Al2O3.2H2O।
यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड डाइहाइड्रेट। और ये किस तरह का अयस्क है? ये एक तरह का ऑक्साइड अयस्क है। इसके बाद नेक्स्ट जो मेटल है सिल्वर। सिल्वर का जो एक महत्वपूर्ण अयस्क है अर्जेंटाइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अर्जेंटाइट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Ag2S, यानी कि सिल्वर सल्फाइड। ये एक तरह का सल्फाइड अयस्क है। इसके बाद जो अगली धातु है वो है कैल्शियम। कैल्शियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क है जिप्सम, बहुत इंपॉर्टेंट है जिप्सम। जिप्सम किस धातु का अयस्क होता है? जिप्सम कैल्शियम धातु का अयस्क है। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है CaSO4.2H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो ये एक तरह का सल्फेट अयस्क है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ धातुएं, उनके अयस्कों के नाम, उनका रासायनिक सूत्र और अयस्क का रूप पढ़ा। आइए कुछ चीज़ें और जानते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कुछ अयस्कों में प्रमुख धातु के अतिरिक्त अन्य धातु भी उपस्थित हो सकते हैं, यानी कि एक अयस्क में एक से ज़्यादा धातुएं उपस्थित हो सकती हैं। जो धातु हम चाहते हैं, जो डिजायरेबल मेटल है, उसके अतिरिक्त अन्य मेटल भी हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर कुछ अयस्क दिए हुए हैं, जैसे कैल्कोपाइराइट, इसका सूत्र होता है CuFeH2, यानी कि इसमें दो धातुएं हैं, कॉपर भी है और Fe मीन्स आयरन भी है। यहाँ पर दो धातुएं हैं, एक से अधिक धातुएं हैं। ठीक है। इसी तरह अगला एक अयस्क है क्रोमाइट। क्रोमाइट का सूत्र होता है FeCrO4। यहाँ पर भी दो धातुएं हैं, Fe एंड Cr, यानी कि आयरन एंड क्रोमियम। इसी तरह एक अगला अयस्क है FeTiO3। यहाँ पर भी आपको दो धातुएं दिखाई पड़ रही हैं, Fe एंड Ti, यानी कि आयरन एंड टाइटेनियम। तो यानी कि कुछ अयस्क ऐसे भी देखे गए हैं जिसमें एक से अधिक धातुएं हो सकती हैं। मुख्य धातु के अलावा कोई अन्य धातु भी हो सकती है। ठीक है। आइए अब हम लोग जानते हैं धातु कर्म के बारे में। धातु कर्म किसे कहते हैं? धातु कर्म को इंग्लिश में कहते हैं मेटलर्जी। धातु कर्म कहते हैं अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातु कर्म कहते हैं। आप लोग जानते हैं अयस्क में जो धातु हम चाहते हैं उस धातु के अलावा अन्य अवांछित चीज़ें भी होती हैं जिनको हम अशुद्धता, इम्प्योरिटी या फिर गैंग के नाम से जानते हैं। तो उस अयस्क से इन अशुद्धताओं को या अवांछित चीज़ों को अलग करके धातु को प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं उन्हें हम धातु कर्म कहते हैं। ठीक है। अब धातु कर्म में कौन कौन से स्टेप यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से प्रोसेस यूज़ किए जाते हैं, अब हम उनके बारे में जानते हैं। तो धातु कर्म में मुख्यतः ये 4 स्टेप यूज किए जाते हैं। पहला स्टेप है अयस्कों का पीसना, यानी कि क्रशिंग ऑफ ओर्स। दूसरा स्टेप है अयस्क का सांद्रण, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। तीसरा है धातु का निष्कर्षण, यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। और तीसरा है धातु का शोधन, जिसे हम कहते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। तो धातु कर्म में मुख्यतः ये 4 स्टेप्स या 4 प्रोसेस यूज में आते हैं। आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे इन 4 में से शुरू के 2 स्टेप को। पहला स्टेप है अयस्कों का पीसना। अयस्कों का पीसना यानी कि क्रशिंग ऑफ ओर। तो अयस्क आप लोग जानते हैं, अयस्क पृथ्वी से माइनिंग करके निकाले जाते हैं।
अयस्क का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। ये बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब घरों में पुताई होती है तो चूने पत्थर का इस्तेमाल होता है। चूना पत्थर भी एक तरह का कैल्शियम का ही अयस्क है। तो जब मार्केट से लाते होंगे तो उसका जो साइज़ रहता है वो काफ़ी बड़ा रहता है, ठीक है। लेकिन जब पुताई करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको क्रश करते हैं, उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। क्रश करने के बाद वाटर में डालते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद उससे पुताई करते हैं। तो वैसे ही अन्य धातुओं के भी अयस्क होते हैं, वो काफ़ी बड़े बड़े टुकड़ों में होते हैं। तो उन बड़े बड़े टुकड़ों से धातु को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमको उन्हें क्रश करना पड़ता है, यानी कि बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग अयस्कों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे, हथौड़ी से भी तोड़ सकते हैं, या इसके लिए क्रशर्स आते हैं। जैसे ये आपके सामने क्रशर का मैकेनिज्म दिए हुए हैं। क्रशर कैसे काम करता है, जैसे यहाँ पर आपको दिखलाई पड़ रहा है, यहाँ पर रोलर लगे हुए हैं। आपके सामने जो ये मशीन दिखाई पड़ रही है, ये एक रोलर लेफ्ट हैंड साइड में है और दूसरा रोलर राइट हैंड साइड में है। जो लेफ्ट हैंड साइड में रोलर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, घूमता है। जिस दिशा में घड़ी की सुई घूमती उस दिशा में घूमता है। और जो लेफ्ट हैंड साइड में रोलर है वो लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला रोलर है वो फास्ट मूव करता है और जो राइट हैंड साइड वाला रोलर है वो स्लो मूव करता है। तो इस तरह दोनों रोलर मूव करते हैं और ऊपर से यहाँ से अयस्क के बड़े बड़े टुकड़े डाले जाते हैं। तो इन दोनों रोलरों से जब ये बड़े बड़े अयस्क के टुकड़े गुजरते हैं तो ये बड़े बड़े जो रोलर होते हैं, जिनमें कि दांते भी लगे हुए हैं, आपको दिखलाई पड़ रहे हैं, ये रोलर्स इन अयस्कों को छोटे छोटे टुकड़ों में दबाव डाल करके क्रश कर देते हैं या छोटे हुए टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये बड़े बड़े टुकड़े आपको दिखलाई पड़ रहे थे और यहाँ पर आने के बाद इन टुकड़ों का साइज छोटा हो चुका है, चूँकि ये बड़े बड़े टुकड़े छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसके बाद नीचे देखिए फिर से रोलर लगे हुए हैं दो, जैसे ऊपर लगे हुए सेम टू सेम वैसे ही दो रोलर नीचे लगे हुए हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ है, दोनों रोलर एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक हैं। ऊपर क्या था, ऊपर दोनों रोलर के बीच की जो दूरी थी वो ज़्यादा थी, लेकिन जो नीचे दो रोलर लगे हुए हैं इनके बीच की दूरी थोड़ा कम है। ऊपर के जो दो रोलर थे उनमें जो टुकड़े आ रहे थे उनका साइज बड़ा था और जो नीचे के जो रोलर हैं उनके बीच में जब जो टुकड़े आ रहे हैं अयस्क के, उनका साइज छोटा है। तो ये छोटे टुकड़े जब इन दो रोलर जो कि एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं इनके बीच से गुजरेंगे तो ये रोलर और ज़्यादा इनको क्रश कर देते हैं और ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जिसके कारण इनका साइज़ और ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो इस तरह से अयस्क के बड़े बड़े टुकड़े छोटे छोटे टुकड़ों में या पाउडर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही प्रोसेस जब कई बार होती है, कई फ्रैक्शन में होती है, ये बड़े बड़े टुकड़े छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में या पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पहला स्टेप होता है अयस्कों का पीसना। तो इस तरह से हम अयस्कों को पीसते हैं। दूसरा स्टेप हमारा होता है अयस्कों का सांद्रण, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन कहते हैं जो भी अवांछित चीज़ है किसी मिक्सचर में, जो भी अवांछित चीज़ है उस अवांछित चीज़ को उस मिक्सचर से हटा देना या दूर करना, जिसके कारण जो भी वांछित चीज़ है उसकी मात्रा या उनकी प्रतिशत मात्रा बढ़ जाना, इसी को हम कहते हैं सांद्रण। तो अयस्क में क्या होता है? अयस्क में हमारी धातु होती है या धातु यौगिक रूप में भी हो सकती है। तो धातु होती है
धातु के अलावा जो अवांछित अशुद्धियाँ होती हैं, जिसे हम गैंग कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, इन अशुद्धियों गैंग को जितना ज़्यादा हम दूर करते जाएंगे तो हम कहेंगे हम उतना ही ज़्यादा उस अयस्क का सांद्रण करते जा रहे हैं। तो अयस्क का सांद्रण क्या होता है? इसका सांद्रण अयस्क से अशुद्धियों या गैंग को पृथक करना सांद्रण कहलाता है। तो जैसे ही अशुद्धियाँ अयस्क से अलग होती जाती हैं तो जो हमारा अयस्क है वो मेटल के लिए उतना ही ज़्यादा इनरिच्ड होता जाता है, मेटल से या धातु से उतना ही ज़्यादा इनरिच्ड होता जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं उस मिक्सचर में धातु की प्रतिशत मात्रा उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। अब कैसे हम अशुद्धियों को दूर करते हैं अयस्कों से? तो सांद्रण की कुछ प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। तो कंसंट्रेशन के लिए, सांद्रण के लिए कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं? तो उनमें से ये 3 विधियां जो आपके सामने लिखी हुई हैं, इनका हम ज़्यादातर यूज करते हैं। तो पहली विधि कौन सी है? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, जिसको हम ग्रेविटी सेपरेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं। सेकंड मेथड है फेन प्लवन विधि, जिसे हम फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं। और थर्ड मेथड है चुंबकीय पृथक्करण विधि, जिसको हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं। आइए अब हम तीनों विधियों को जानते हैं। तो पहला मेथड है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, यानी कि ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। तो इस मेथड का यूज हम कब करते हैं? इस मेथड का यूज हम तब करते हैं जब अयस्क और जो हमारी अशुद्धि है, इन दोनों के आपेक्षिक घनत्व में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। जिस चीज़ का घनत्व ज़्यादा होगा वो चीज़ भारी होगी, और जिस चीज़ का घनत्व कम होगा वो चीज़ हल्की होगी। ठीक है। तो जब दोनों के भार में अंतर होता है, यानी कि दोनों के आपेक्षिक घनत्व में अंतर होता है, तब हम इस गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का इस्तेमाल करते हैं। ये विधि कैसे यूज की जाती है? तो यहाँ पर आपको दिखलाई पड़ रही है, ये एक स्लोप्ड टेबल होती है, तिरछी झुकी हुई ये आपको टेबल दिखलाई पड़ रही है। ठीक है। और इसमें देखिए यहाँ पर ऊपर से ये अयस्क डाला जाता है, यहाँ से अयस्क का पाउडर फॉर्म में अयस्क डाला जाता है, जिसमें अशुद्धियाँ भी मिली होती हैं। फिर यहाँ से आप देख रहे हो ये टैप लगा हुआ, नल लगा हुआ है, इस नल से पानी की धारा, ये पानी की धारा प्रवाहित हो रही है। तो अब होगा क्या? अब इसमें अयस्क पड़ा हुआ है, अयस्क भी है और साथ में अशुद्धियाँ भी हैं। मान लेते हैं अयस्क हमारे ज़्यादा भारी हैं और अशुद्धियाँ हल्की हैं। ठीक है। इस टेबल में देखिए एक चीज़ आप गौर करने वाली बात और है, ये टेबल बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, बिल्कुल सीधी नहीं है, ये आपको थोड़ा कर्व शेप दिखाई पड़ रही होगी इस टाइप की, यानी कि इसमें बीच बीच में कुछ बाधाएं हैं, ग्रूव है, घाटी टाइप है। ठीक है, ग्रूव है। तो होता क्या है, पानी जब बहता है और इस पाउडर से होकर के गुजरता है, तो जो हल्की अशुद्धियाँ होती हैं वो पानी के साथ साथ ऊपर बहती जाती हैं, बहती जाती हैं, बहती जाती हैं, और नीचे आकर के इस टब में इकट्ठी हो जाती हैं। चूँकि वो हल्की होती हैं, पानी के बहाव के साथ वो बह जाती हैं। लेकिन जो अयस्क के कण वो भारी होने के कारण ये जो ग्रूव हैं, इन ग्रूव में यहाँ पर ये फंस जाते हैं। लिखे हुए हैं अधिक घनत्व वाले अयस्क के कण, उनका घनत्व ज़्यादा, वो ज़्यादा भारी हैं। ये कण जो है, भारी कण इन ग्रूव में फंसे रह जाते हैं, और जो हल्की अशुद्धियाँ होती हैं वो पानी के बहाव के साथ बह करके इस टब में यहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं। तो इस तरह से जो कम घनत्व वाली अशुद्धियाँ होती हैं, कम घनत्व वाली अशुद्धियाँ या कम भारी अशुद्धियाँ कहाँ इकट्ठी हो जाती हैं? वो इस पानी में इकट्ठी हो जाती हैं। और अधिक घनत्व वाले जो कण होते हैं, अयस्क के कण,
वो इन ग्रूव में ही फंसे रह जाते हैं। तो इस तरह से अयस्क से जो धातु के भारी कण होते हैं और अशुद्धियाँ जो होती हैं गैंग, वो एक दूसरे से सेपरेट या पृथक हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है फेन प्लवन विधि, जिसे हम कहते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फेन या फ्रोथ आप लोग सब लोग जानते ही होंगे। फेन मतलब फेना, जब आप लोग साबुन लगाते हैं तो झाग बनता है, उसी झाग को ही हम कहते हैं फेना। तो यहाँ पर भी हमको झाग बनाना पड़ता है। ठीक है, और तो फेन हो गया, फेन मतलब फेना या झाग, और प्लवन मतलब फ्लोटेशन। फ्लोटेशन मतलब किसी सतह पर फ्लोट करना या तैरना। तो जो झाग बनेगा वो सतह पर तैरता है। ठीक है, तो इस मेथड में हम लोग झाग बनाएंगे और वो झाग इस जो लिक्विड है, इस लिक्विड की सरफेस पर तैरेगा। ठीक है, तो इस वजह से इस मेथड को हम फेन प्लवन विधि के नाम से भी जानते हैं। आइए जानते हैं कैसे इस मेथड को यूज़ किया जाता है धातुओं के पृथक्करण में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक मिक्सचर तैयार करते हैं। यहाँ पर लिक्विड का ये मिक्सचर है। इस मिक्सचर में क्या क्या होता है, पहली चीज़ इसमें जो लिक्विड रहता है वो पानी रहता है। पानी ले लेंगे यानी कि वाटर के अलावा इसमें एक ऑयल डालते हैं, एक तेल डालते हैं, जिसको हम किसका तेल डालते हैं, वो तेल होता है चीड़ का तेल। चीड़ का तेल डालते हैं, पानी डालेंगे, चीड़ का तेल डालेंगे। इसके अलावा एक केमिकल डालते हैं पोटेशियम एथिल जैंथेट। एक केमिकल डालते हैं पोटेशियम एथिल जैंथेट। इन तीनों को मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद हम जो हमारा पाउडर्ड अयस्क है, जो ओर है हमारा, जो पाउडर्ड अयस्क है, उस अयस्क को भी हम इस मिक्सचर में डाल देते हैं। तो अब इस मिक्सचर में कौन कौन सी चीज़ें हुई, पानी हुआ, प्लस चीड़ का तेल हो गया, प्लस पोटेशियम एथिल जैंथेट हो गया, और हमारा पाउडर्ड ओर हो गया, बारीक पिसा हुआ अयस्क हो गया। उसके बाद देखिए ये जो है एक स्टीरर लगा हुआ है, ये आपको दिखलाई पड़ रहा है, इसमें डिप किया हुआ है स्टीरर। ये स्टीरर सेम वैसे ही काम करता है जैसे ही आप लोग के घर में भी क्रीम से कैसे मक्खन निकाला जाता है, बटर निकाला जाता है, उस मेथड को आपने देखा होगा। मथनी की हेल्प से कैसे हाथों से हम लोग मथते हैं तो एक फेना बनता है, और वो फेना हल्का होने का धीरे धीरे सरफेस में ऊपर तैरने लगता है। तो यहाँ पर ये जो आपका पड़ा हुआ है, ये स्टीरर जो पड़ा हुआ है, ये आपको जो दिखलाई पड़ रहा है, ये स्टीरर सेम वैसे ही है। इस स्टीरर को हम इस तरह डायरेक्शन में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसको मूव करते हैं, जिसके कारण ये जो स्टीरर है यहाँ पर ये घूमता रहता है। इसके कारण इसमें फोम बनता है, झाग उत्पन्न होता है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और है, इसमें एक साइड ट्यूब भी लगी हुई है, आपको दिखलाई पड़ रही है, एक साइड ट्यूब है। इस साइड ट्यूब से हम लोग यहाँ से एयर, यहाँ से क्या पास करते हैं, एयर पास करते हैं। तो ये एयर यहाँ से होती हुई यहाँ से निकलती है, और बुलबुलों के रूप में एयर यहाँ पर बुलबुलों के रूप में ये एयर बबल्ड होने लगती है इस तरह से। ठीक है, तो झाग बनेगा और साथ में बुलबुले बनेंगे। अब ये जो हमने यहाँ पर जो पाउडर्ड ओर डाला हुआ है, पिसा हुआ अयस्क डाला हुआ है, अब चूंकि उसमें अशुद्धियाँ भी हैं, ठीक है, अब जो हमारा अयस्क है और अशुद्धियाँ हैं, इन दोनों की सॉल्बिलिटी में डिफरेंस होता है।
जो एक्चुअली में इस मेथड से हम सल्फाइड अयस्क को ही पृथक करते हैं। याद रखिएगा, फेन प्लवन मेथड से हम लोग सल्फाइड अयस्क को ही पृथक करते हैं। जैसे है आपका आयरन सल्फाइड है, उसको पृथक कर सकते हैं। तो जो सल्फाइड अयस्क होते हैं वो ऑयल में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, चीड़ के तेल में ज़्यादा घुलनशील होते हैं, जबकि जो अशुद्धियाँ होती हैं वो पानी में ज़्यादा घुलनशील होती हैं। ठीक है, तो सल्फाइड अयस्क किस में घुलनशील होते हैं? चीड़ के तेल में, और अशुद्धियाँ पानी में ज़्यादा घुलनशील होती हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम इस स्टीरर की हेल्प से इसको स्टीर करेंगे सॉल्यूशन को, और साथ में यहाँ से एयर डालते हुए, एयर डाल करके बबलिंग करेंगे, बबल्स उत्पन्न करेंगे, तो क्या होगा? फोम बनेगा, फेना बनेगा, फ्रोथ बनेगा। ये फेना हल्का होने का ऊपर जाएगा, और ये फेना किसका बन रहा है? ये झाग ये बन रहा है किसका है? चीड़ के तेल का है। ठीक है, तो अब इसमें जो अयस्क के कण होते हैं, इन अयस्क के कणों को, एक हमने कंपाउंड और डाला था, केमिकल डाला हुआ था, पोटेशियम एथिल जैंथेट। उस पोटेशियम एथिल जैंथेट का रोल ये रहता है कि वो पोटेशियम जो एथिल जैंथेट है, वो पोटेशियम एथिल जैंथेट इसमें जो अयस्क के कण हैं, अयस्क के कणों को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके ये जो बबल्स हैं, इन बबल्स में प्रवेश करा देता है। ठीक है, और बबल में प्रवेश करा, ये जो बबल्स होते हैं बुलबुले धीरे धीरे ऊपर उठते हैं, और ऊपर उठ करके यहाँ पर फेने के रूप में या झाग के रूप में यहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं। तो अयस्क को किसने एब्जॉर्ब किया? पोटेशियम एथिल जैंथेट ने अवशोषित कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करके उसने उस अयस्क को कहाँ भेज दिया? इस बबल में भेज दिया, और बबल कहाँ गया? बबल उठ करके यहाँ झाग के रूप में ऊपर इकट्ठा हो गया, और ये झाग किसका था? चीड़ के तेल का झाग बन रहा है। ठीक है, और अशुद्धियाँ चूँकि इस तेल में घुलती नहीं हैं, तो अशुद्धियाँ कहाँ जाती हैं? अशुद्धियाँ ये जो बॉटम में ये पड़ी हुई हैं, नीचे ये अशुद्धियाँ लिखी हुई हैं, ये अशुद्धियाँ नीचे सेटल डाउन हो जाती, नीचे बैठ जाती हैं। और अयस्क कहाँ चला गया? अयस्क जो है बुलबुलों के साथ उठ करके यहाँ पर झाग के रूप में ऊपर कलेक्ट हो गया है। इस झाग को हम, जब झाग फ्लो होने लगता है तो ओवरफ्लो जब होता है तो एक दूसरे कंटेनर में इसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसी झाग के साथ साथ हमारा अयस्क चला आता है, और अशुद्धियाँ कहाँ जाती हैं? अशुद्धियाँ इस वाले जो कंटेनर था, इस कंटेनर में नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं। तो इस मेथड को हम कहते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। याद रखिएगा, इस मेथड के द्वारा मेनली सल्फाइड अयस्कों का ही पृथक्करण किया जाता है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट मेथड के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड है चुंबकीय पृथक्करण विधि, यानी कि मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। इस मेथड का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब अयस्क और अशुद्धियों में कोई एक चीज़, या तो अयस्क या फिर अशुद्धि, चुंबकीय गुण रखता हो, और दूसरा जो हो वो अचुंबकीय गुण रखता हो, तभी हम इस मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का यूज करते हैं। इसमें देखिए कैसे इसमें ऑपरेटर्स डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पर आपको दिखलाई पड़ रहा है, यहाँ पर ये कीप टाइप बना हुआ है ये। तो यहाँ से हम ऊपर से क्या करते हैं, यहाँ से ऊपर से पिसा हुआ अयस्क डालते हैं, और ये पिसा हुआ अयस्क यहाँ से निकलता है। और ये क्या है? ये दोनों लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में दो रोलर होते हैं, ये घूमते रहते हैं, और इसमें जो है एक कन्वेयर बेल्ट लगा होता है, और ये बेल्ट जो है मूव करता रहता है, इस तरह से ये घूमता रहता है। चमड़े का पट्टा होता है, ये घूमता रहेगा। ठीक है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में रोलर लगा हुआ है, ये नॉन मैग्नेटिक होता है, इसमें कोई चुंबक नहीं होता है। जबकि दूसरे साइड वाला जो रोलर रहता है, ये रोलर होता है मैग्नेटिक। कैसा होता है? मैग्नेटिक होता है। तो राइट हैंड साइड वाला ये वाला जो रोलर है, ये
मैग्नेटिक है, चुंबकीय होता है। अब क्या होता है, अब जब यहाँ से हम जब इस क्रश्ड पाउडर को ऊपर से डालते हैं तो ये पिसा हुआ अयस्क यहाँ से इस जो बेल्ट है, बेल्ट के सहारे, जो मूविंग बेल्ट है, बेल्ट के सहारे होता हुआ इस चुंबकीय रोलर पर पहुँचता है। तो होता क्या है, जैसे रोलर घूमता है तो ये चुंबक जो है, इस जो अयस्क है, मान लेते हैं अयस्क में चुंबकीय गुण हैं, तो अयस्क इस चुंबक से, इस मैग्नेट से आकर्षित होता है। इसी आकर्षण के कारण ये जो अयस्क के कण हैं ये आकर्षित होते हुए इस वाले बर्तन में आकर के गिरते हैं। जबकि जो अशुद्धियाँ होती है, अशुद्धियों में चुंबकीय गुण होता नहीं है, अशुद्धियाँ जो है इस रोलर से आकर्षित नहीं होती हैं और वो सीधे जा कर के दूर गिरती हैं, यानी कि इस वाले कंटेनर में आगे आकर के गिरती हैं। अट्रैक्शन के कारण जो अयस्क होता है वो पहले वाले नज़दीक गिरेगा रोलर के, और जो अशुद्धियाँ होती हैं वो अनुचुंबकीय पदार्थ की बनी होती हैं, या अनुचुंबकीय पदार्थ होने के कारण, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होने के कारण वो जा कर के दूर गिरती हैं। और जबकि जो हमारा अयस्क होता है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होने के कारण वो रोलर के क्लोज गिरता है। तो इस तरह से हमारी अयस्क और अशुद्धियाँ एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स थे ओर्स को या अयस्कों को कंसंट्रेट करने के, सांद्रित करने के। बाकी जो 2 मेथड बचे हुए हैं, 2 मेथड्स, उनको अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।